अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं लड़की को लेकर साहिल पर उतर चुका था। मैं लड़की से पूछा कि तुम्हें रास्ते का मालूम है, तो उसने एक तरफ इशारा किया कि इस पगडंडी पर चलना चाहिए। ये पगडंडी किसी न किसी गांव में हमें पहुंचा देगी। हम पगडंडी पर चलने लगे। पगडंडी आगे जाकर एक छोटी सी सड़क के साथ मिल गई थी, जहां हमें दूर से रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। लड़की रत्नावली ने कहा, यह कोई गाँव है। हमने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। रोशनी के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कोई गोदाम है, जिसके बंद दरवाजे के ऊपर बिजली का बल्ब रोशन था। इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं था, कोई आबादी भी नहीं थी। रत्नावली ने एक तरफ देखते हुए कहा, इस तरफ चलते हैं, वहाँ नारियल का जखीरा लगता है। लड़की इसी सरजमीन की रहने वाली थी। वो इस सरजमीन के तमाम इसरार और रमूज को पहचानती थी। कहने लगी, जहाँ नारियल के दरख्तों का जखीरा होता है, वहाँ नारियल की छाल उतारने और इसकी छाल की रस्सियाँ बुनने वाली मशीन ज़रूर लगती है। इस मशीन की हिफाजत के लिए कोई ना कोई चौकीदार ज़रूर होता है। लड़की का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। जब हम नारियल के जखीरे में आए तो वहाँ दरख्तों के नीचे जगह जगह नारियल के और नारियल के छाल के ढेर लगे हुए थे। इन्हीं के दरमियान एक तरफ 3-4 मशीनें भी लगी थी। कोने में एक झोंपड़ी थी, जिसके बाहर धीमी सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। रत्नावली ने कहा, इस झोंपड़ी में कोई ना कोई चौकीदार ज़रूर होगा। हम दोनों झोंपड़ी के पास आए तो देखा कि झोंपड़ी का कोई दरवाज़ा नहीं था और इसके अंदर चारपाई पर कोई चादर ताने सो रहा था। रत्नावली ने झोंपड़ी में जाकर इस आदमी को उठा लिया। वो चौकीदार ही था। आंखें मलता हुआ उठा। इसे सुनहली ज़बान में, जो श्रीलंका की ज़बान है, कुछ पूछा। लड़की ने भी सुनहली ज़बान में इसे कोई जवाब दिया। चौकीदार जल्दी से उठकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। इसने मुझसे हाथ मिलाया और शिकस्ता हिंदुस्तानी में पूछा, झोंपड़ी में आओगे? मैंने कहा, जी ज़रूर। झोंपड़ी में आकर लड़की रत्नावली ने चौकीदार को अपनी सारी दास्तान गम बयान कर दी। चौकीदार ने बड़ी अकीदत भरी निगाहों से मुझे देखा और एक बार फिर मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। लड़की ने चौकीदार से उर्दू में कहा, तुम उर्दू ज़बान में ही बात करो ताकि आमी भी समझ जाए। चौकीदार कहने लगा, ये गांव कोलंबो से 600-700 मील के फासले पर जनूब में है। गांव यहाँ से 10-12 मील के फासले पर है, मगर ये रास्ता जंगल में से होकर गुजरता है, जो खतरनाक जंगल है। बेहतर है कि तुम लोग इधर मेरे झोंपड़े में रात बसर करो, सुबह गाँव चले जाना। क्या इस गाँव से कोई रेलगाड़ी कोलंबो जाती है? चौकीदार बोला, नहीं, गांव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, मगर वहां से तुम्हें लॉरी मिल जाएगी जो तुम्हें उलंगा कस्बे के स्टेशन पर पहुंचा देगी। उलंगे से तुम लोगों को कोलंबो जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मैंने चौकीदार से कहा, मेरे पास इंडियन करेंसी में कुछ रुपए हैं, ये करेंसी तो यहाँ नहीं चलेगी। चौकीदार बोला, उलंगा के लारी अड्डे पर तुम्हें करेंसी तब्दील करने वाले भी मिल जाएंगे, वहाँ से तुम इंडियन करेंसी बदलवा सकते हो। वो रात हमने झोंपड़ी में बसर की। सुबह सुबह रत्नावली और मैं चौकीदार के शुक्रिया अदा करने के बाद गाँव की तरफ चल पड़े। 2-1 मील के बाद एक जंगल आ गया। ये जंगल ज़्यादा घना नहीं। नारियल और ताड़ के बेशुमार दरख्त थे, मगर दरख्तों के तने पतले और ऊपर तक चले गए थे। ये तने बिल्कुल स्तूनों की तरह थे। इनके दरमियान चलने के लिए बड़ा रास्ता था। एक पगडंडी लोगों के आने जाने के लिए बन गई थी। हम इस रास्ते पर चल रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। आसमान साफ था। एक जगह हमें कुछ मजदूर दरख्तों के नीचे बैठे कुछ रस्सियाँ बुनते नजर आए। हम उनके करीब से गुजर गए। आखिर जंगल ख़त्म हो गया। धान के खेत शुरू हो गए। खेतों की दूसरी जानिब एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक जगह लारी अड्डा था। वहां इस वक्त कोई लारी नजर नहीं आ रही थी। रत्नावली चूंकि वहां की ज़बान जानती थी, इसने एक आदमी से पूछा। इसने इसको बताया कि लारी उलंगा कस्बे की तरफ अभी अभी गई है। अब 2 घंटे बाद इधर से लारी आएगी, वही वापस जाएगी। रत्नावली और मैं वहीं एक तरफ होकर बैठ गए। फिजा में गर्मी और हब्स था। किसी किसी वक्त हवा का झोंका आ जाता था। मुझे जो चीज़ परेशान कर रही थी वो मेरी स्टैंड गन थी। गन का मेरे पास लाइसेंस नहीं था। चेकिंग होने पर मैं पकड़ा जा सकता था, क्योंकि किसी भी मुल्क में लाइसेंस के बगैर स्टैंड गन रखना कानून के खिलाफ है। मैं इसे छुपा छुपा कर रखने की कोशिश करता, लेकिन स्टैंड गन कोई पिस्तौल नहीं था। वो नज़र में आ जाती थी। मैंने रत्नावली से मशवरा किया तो कहने लगी, इसको खेतों में जाकर फेंक आओ, ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। रत्नावली ने सही मशवरा दिया था। मैं उठकर गाँव के पीछे खेतों में आ गया। वहाँ से मैंने मौका देखकर स्टेन गन खेत में फेंक दी। स्टेन गन से निजात हासिल करने के बाद मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अगरचे अभी तक मुझे ये फिक्र ज़रूर थी कि मैं श्रीलंका में बगैर किसी वीज़ा पासपोर्ट के दाखिल हुआ हूँ और मैं किसी भी जगह चेकिंग करने पर किसी मुसीबत में फंस सकता हूँ, लेकिन अभी सब खैरियत थी। मैंने यही सोचा था कि कोलंबो पहुँचकर मैं सीधा पाकिस्तानी सफारत खाने में पहुँचने की कोशिश करूँगा। वहाँ मैं महफूज हो जाऊँगा। इसके बाद जिस तरफ जाना होगा चला जाऊँगा। 2 घंटे गुजर गए। फिर कहीं जाकर लारी कस्बे की जानिब आई। लारी 1 घंटा वहाँ खड़ी रही, मुसाफिरों को इंतज़ार करती रही। थोड़े से मुसाफिर उतर गए, थोड़े चढ़ गए।
आखिर लारी चल पड़ी। उलंगा लारी 1 घंटे के सफ़र के बाद पहुंची। ये एक बहुत बड़ा कस्बा था। यहाँ लारी अड्डे पर करेंसी तब्दील करने वाले बैठे थे। मैंने सारी इंडियन करेंसी श्रीलंका की करेंसी में तब्दील करवा ली। गाँव से लारी तक का सफ़र चौकीदार के किराए पर किया, जो उसने मुझे पैसे दिए थे। लारी अड्डे से हम सीधा स्टेशन पर आ गए। मैंने कोलंबो तक के 2 टिकट ले लिए। पता करने पर मालूम हुआ कि ट्रेन 1 घंटे बाद आएगी, लेकिन ट्रेन 2 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद आई। हम दोनों भी एक डब्बे में सवार हो गए। ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। कोलंबो वहाँ से काफ़ी दूर था। शाम हो गई। हमने एक स्टेशन पे ही खाना खाया, फिर सारी रात ट्रेन चलती रही। सुबह के वक्त ट्रेन कोलंबो के एक स्टेशन मरादाना पर आकर रुक गई। ये बहुत बड़ा स्टेशन था। कोलंबो श्रीलंका का दारुल हुकूमत था। बहुत वसी और मॉडर्न शहर था। यहाँ आकर रत्नावली ने कहा, मुझे मेरे शहर जाने वाली गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी। मैं इस गाड़ी में बैठकर अपने शहर पहुँच जाऊँगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें गाड़ी में सवार कराने के बाद स्टेशन से बाहर जाऊँगा। मुझे अपने शहर का नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेकर आता हूँ। रत्नावली ने नाम बताया और मैंने बुकिंग ऑफिस में आकर इस शहर का टिकट खरीदा और रत्नावली को जाकर दे दिया। वहीं हमने नाश्ता किया। रत्नावली कहने लगी, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। तुम एक अजीम इंसान हो। मैंने कहा, ये तो मेरा इंसानी फ़र्ज़ था, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। रत्नावली ने पूछा, अभी तक हम अपनी परेशानी में फंसे हुए थे, अभी से छुटकारा मिला है। तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो, इन समुद्री डाकुओं के पास किस तरह पहुंच गए थे। मैंने कहा, मैं मुसलमान हूं और पाकिस्तान का रहने वाला हूं। समुद्री लुटेरों के पास कैसे पहुंचा, ये बड़ी लंबी कहानी है। इस किताब को बंद ही रहने दो। रत्नावली कहने लगी, मेरे दिल में पाकिस्तान के मुसलमानों का रुतबा बहुत बुलंद हो गया है। मैं अगरचे बुद्ध मत की मानने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल से हमेशा प्रार्थना ही निकलेगी। क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, मैंने अभी शादी नहीं की। रत्नावली ने कहा, तुम जिससे शादी करोगे वो औरत बड़ी खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा, मगर मेरा इरादा शादी करने का नहीं है। नहीं, रत्नावली ने कहा, तुम शादी ज़रूर करना। तुम बड़े बहादुर और नेक दिल खामिद होगे। ये लड़की मेहनतकश की बेटी थी, मगर पढ़ी लिखी थी। श्रीलंका में तालीम का मियार बहुत बुलंद है। हर बच्चे को स्कूल में तालीम ज़रूर हासिल करनी पड़ती है। इसी तरह बातें करते करते वक्त गुजरता चला गया और रत्नावली के शहर जाने वाली ट्रेन आ गई। मैंने इसको ट्रेन में सवार करा दिया तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे जेब से श्रीलंका की करेंसी में 100 रुपये निकाल कर दिए। वो नहीं ले रही थी। मैंने कहा, रख लो बहन, तुम्हारे काम आएंगे। बहन कहने पर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और सीट पर बैठे बैठे इसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। जब गाड़ी चल पड़ी तो रत्नावली ने मेरा हाथ थाम कर कहा, प्यारे भैया, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। ट्रेन प्लेटफार्म पर आगे निकल गई। मैं प्लेटफार्म से बाहर आ गया। यहाँ बेशुमार टैक्सियाँ वगैरह खड़ी थी। मैंने एक ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है पाकिस्तान का सफारत खाना कहाँ है? ये जुमला मैंने अंग्रेज़ी में अदा किया था। मुझे मालूम था यहाँ के लोग अंग्रेज़ी आम बोल लेते हैं। ये सुनहरी ड्राइवर भी थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानता था। इसने अंग्रेज़ी में ही जवाब दिया, यस सर, मुझे मालूम है। बैठे, मैं आपको पाकिस्तान के एम्बेसी ले चलता हूँ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी कोलंबो की कुशादा और बारानों सड़कों पर रवाना हो गई। मैंने स्टेशन पर से ही देख लिया था, वहाँ कोई खुफिया सर्विस का आदमी नहीं था। ऐसे आदमी को मैं दूर से ही पहचान लेता था। टैक्सी ने मुझे पाकिस्तान के सफारत खाने के सामने पहुंचा दिया। पाकिस्तानी सफारत खाने पर सब्ज हलाली परचम लहराता देखकर मेरा दिल शेर का हो गया। मैंने टैक्सी वाले को रुखसत किया और सफारत खाने के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर मुझे गार्ड ने रोक लिया। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तानी सफ़ीर से मिलना है। गार्ड ने गेट के फ़ोन से सफारत खाने की चेक पोस्ट को इतला की, जो करीब ही एक खुशनुमा कमरे की शक्ल में थी। चेक पोस्ट में से एक होशपोश नौजवान बाहर निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं गेट से बाहर आ गया। उसने उर्दू में मुझसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं और सफ़ीर साहब से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? मैंने गहरा सांस लेकर कहा, यूँ समझ लें कि मैं पाकिस्तान से ही आया हूँ। मेरा सफ़ीर साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। खुशपोश नौजवान ने पूछा, आपके पास पासपोर्ट वगैरह है? मैंने कहा, मेरे पास कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। खुशपोश नौजवान मुझे चेकिंग करने वाले कमरे में ले गया। यहाँ एक और मुदब्बिर आदमी मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा था। खुशपोश नौजवान ने इस शख्स को मेरी सारी बातें बता दी जो इसके और मेरे दरमियान हुई थी और बोला, सर, ये मिस्टर एम्बेसडर से मिलना चाहते हैं। मुदब्बिर शख्स ने कहा, मेरा नाम कैप्टन रहमान है। आपका क्या नाम है? तशरीफ़ रखें। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इसे अपना नाम और अपना ताल्लुक़ शहर लाहौर से बताया। कैप्टन रहमान ने पूछा, आप कोलंबो कैसे आ गए और सफ़ीर साहब से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? मैंने कहा, ये सारी बातें मैं सफ़ीर साहब को ही बता सकता हूँ, आपको नहीं बता सकता। कैप्टन रहमान ने कहा, हम आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपके लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। मैंने कहा, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसे मैं सिर्फ सफ़ीर साहब को ही बता सकता हूँ। कैप्टन रहमान ने एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा, फिर कुर्सी से उठते हुए कहा, मेरे साथ आइए, और मुझे लेकर कमरे में गया जहाँ कायद-ए-आज़म की तस्वीर और पाकिस्तानी परचम आवेदा था। एक खुशपोश नौजवान बड़ी सी मेज़ के सामने बैठा किसी फाइल पर कुछ लिख रहा था। इसने नज़रें उठाकर देखा।
कैप्टन रहमान ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये श्रीलंका में बगैर पासपोर्ट के दाखिल हुए हैं और सफ़ीर साहब से मिलना चाहते हैं। इस शख्स ने कहा, मैं फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने यहाँ भी इसरार किया कि मैं सिर्फ सफ़ीर साहब को ही अपनी प्रॉब्लम बताऊँगा। फर्स्ट सेक्रेटरी ने इनकार करने के अंदाज में कहा कि सफ़ीर साहब इस वक्त नहीं मिल सकते। आप अपने ख्वाहिश बताएं, आप बगैर पासपोर्ट वीज़े के इस मुल्क में कैसे दाखिल हो गए? आपको मालूम नहीं है किसी मुल्क में बगैर ज़रूरी कागजात के दाखिल होना जुर्म है। मैंने बात को मुख्तसर करते हुए कहा, मुझे एक कागज़ का टुकड़ा और पेंसिल दीजिए। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कैप्टन रहमान की तरफ देखा और फिर एक कागज़ और पेंसिल मेरे हवाले कर दी। मैंने दूसरी मेज़ पर जाकर कागज़ पर एक सीक्रेट नंबर लिखा। ये नंबर इंटेलिजेंस के कमांडो यूनिट का टॉप सीक्रेट नंबर था और इस नंबर से दूसरे ममालिक में तैनात अपने सफ़ीरों को आगाह कर दिया जाता था ताकि वक्त पड़ने पर वो उनकी मदद कर सकें। किसी दूसरे के सामने ये नंबर हरगिज़ ज़ाहिर नहीं किया जाता। मैंने कागज़ तह किया और सेक्रेटरी से एक लिफाफा मांगा। इसने मुझे लिफाफा दे दिया। मैंने तह किया हुआ कागज़ लिफाफे में डालकर लिफाफे को गूंद लगाकर अच्छी तरह से बंद किया और फर्स्ट सेक्रेटरी के हवाले करते हुए कहा, ये लिफाफा सफ़ीर साहब को दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। मैंने इनके अंदर जो तहरीर लिखी है, अगर इसे पढ़ने के बाद सफ़ीर साहब मुझे बुला लें तो ठीक है, अगर ना बुलाया तो मैं यहीं से वापस चला जाऊँगा, मगर मुझे यकीन होना चाहिए कि ये लिफाफा सिवाय सफ़ीर साहब के कोई दूसरा नहीं खोलेगा। फर्स्ट सेक्रेटरी ने लिफाफा ले लिया और कहा, अगर आप यही चाहते हैं तो ये लिफाफा मैं सफ़ीर साहब को दे आता हूँ। फर्स्ट सेक्रेटरी को मालूम था कि हर हुकूमत के बाद इदारे ऐसे होते हैं जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इंतहाई खुफिया तौर पर काम करते हैं और इनकी खबर हुकूमत की अहम शख्सियतों के सिवा और किसी को नहीं होती। चुनांचे वो इसी ख्याल के तहत उठकर सफ़ीर साहब के कमरे तक चला गया। लिफाफा देने में वैसे भी कोई हर्ज नहीं था। हर पाकिस्तानी को हक था कि वो अपने मुल्क के सफ़ीर से मुलाकात कर सकता है। फर्स्ट सेक्रेटरी ने सफ़ीर साहब को लिफाफा दिया तो इन्होंने पूछा, इसमें क्या है? फर्स्ट सेक्रेटरी ने मामले की नोयत की थोड़ी सी तफसील बयान कर दी। सफ़ीर साहब ने लिफाफा खोलकर कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ ख़ास नंबर पढ़ा तो इसे इसी वक्त पुर्जे पुर्जे करके टोकरी में फेंक दिया और फर्स्ट सेक्रेटरी से कहा, इस शख्स को मेरे पास फ़ौरन भेज दें। यस सर। फर्स्ट सेक्रेटरी ने अपने कमरे में आकर मुझसे कहा, आइए सफ़ीर साहब ने आपको बुलाया है। मुझे सफ़ीर साहब के कमरे में पहुँचाकर फर्स्ट सेक्रेटरी इसी वक्त वापस चला गया। इसके बाद सफ़ीर साहब और मेरे दरमियान कोई देर तक गुफ्तगू होती रही। सफ़ीर साहब ने मुझसे कहा, मैं आपके लिए पाकिस्तान जाने के लिए आर्जी पासपोर्ट बनवाए देता हूँ, इस पर वीज़ा भी लग जाएगा, इस तरह आप पाकिस्तान वापस जाएंगे। मुझे अफसोस है मैं आपको भारत नहीं पहुँचा सकता, ये मेरे इख्तियार से बाहर है। मैंने कहा, बेहतर है मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। इस वक्त मेरे लिए आर्जी पासपोर्ट बनवा कर इस पर वीज़ा लगवा दिया गया। यूँ मुझे श्रीलंका में कानूनी हैसियत मिल गई। रात को एक फ़्लाइट पाकिस्तान जाती थी, मैं इसमें सवार हो गया। यूँ मैं पाकिस्तान पहुँच गया। कराची से मैं सीधा इस्लामाबाद आया। मैंने अपने मुतल्लिका इदारे में रिपोर्ट की। अगरचे मेरी हैसियत गैर सरकारी थी और मैं अपने तौर पर एक मुजाहिद की हैसियत से जहाद कश्मीर में शरीक हुआ था और अपने तौर पर ही दुश्मन मुल्क में कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक के लिए काम कर रहा था, लेकिन बिलावास्ता तौर पर मेरा ताल्लुक़ एक ख़ास इदारे से भी था। इस इदारे ने मेरे पासपोर्ट पर भारत का वीज़ा लगवा दिया। चुनांचे मैं 3 दिन बाद थाई एयरलाइंस की एक फ़्लाइट के ज़रिए बम्बई पहुंच गया। बम्बई पहुंचते ही मैं सीधा अपने ख़ास आदमी और ख़ास किस्म के मास्टर सत्तार सेठ के रेस्ट हाउस में आ गया। मैं इनके ऑफिस नहीं जाना चाहता था। रेस्ट हाउस में आकर मैंने सेठ सत्तार को फ़ोन किया तो इसने कहा, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिर कहाँ है? सत्तार सेठ ने बताया कि आमिर अभी तक दिल्ली में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा, मैं सुबह दिल्ली रवाना हो जाऊंगा, आप यहाँ किस वक्त आएंगे? सत्तार सेठ ने कहा, तुम बड़े सही वक्त पर आए हो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, यहाँ से कहीं मत जाना, 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। और फ़ोन बंद हो गया। मैं रेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम में बैठा अखबार वगैरह पढ़ रहा था। पूरा नौकर मेरे लिए चाय बना कर ले आया। मैं चाय पीने लगा। 1 घंटे बाद सेठ सत्तार भी आ गया। कहने लगा, मुझे तुम्हारी अशद ज़रूरत थी और तुम्हारा ही इंतज़ार था, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं कि तुम कहाँ पर हो। मैंने पूछा, खैरियत है ना? सत्तार सेठ बोला, हमारे कारोबार में खैरियत ही तो नहीं होती। इसकी वजह यह है कि हमारा दुश्मन दिन रात पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ़ है। वो न सिर्फ बाहर के मुल्कों से रिवायती असला खरीद कर इसके अंबार लगा रहा है, बल्कि केमिकल्स और एटमी हथियार भी तैयार कर रहा है। हमें दुश्मन सरगर्मियों की एक एक लम्हे की खबर रखनी पड़ती है। मैंने कहा, हमने दुश्मन के सीक्रेट एटमी वारहेड मिसाइलों के वर्कशॉप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया है। सत्तार सेठ बोला, ये तुमने एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन दुश्मन अमृतसर और फिरोजपुर की सरहद के दरमियान खुफिया तौर पर एक 20 मील लंबा रनवे तामीर कर रहा है। इस पर दिन रात काम हो रहा है। भारत में हमारी खुफिया सर्विस ने हमें इतला दी है कि ये रनवे किसी बड़े अहम हवाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से के इर्द गिर्द दोनों जानिब 13 शिकन तोपें नस्ब कर दी गई हैं और इसके रनवे पर ऐसा रंग किया गया है जो फिजा से नज़र नहीं आता और ऐसा लगता है जैसे रनवे के बजाय नीचे खेत ही खेत हैं। सिर्फ अपने जहाज़ों के उतरते वक्त रनवे के दिन के वक्त भी खास बत्तियां रोशन कर दी जाती हैं। दूसरा हिस्सा आम रनवे की तरह रखा गया है, लेकिन इसके दोनों जानिब भी 13 शिकन गने और सर्च लाइट्स नस्ब कर दी गई हैं।
सबसे अहम इस खुफिया और पुरस्कार हवाई अड्डे का तीसरा हिस्सा है। इसको झाड़ियों वगैरह से कैमोफ्लेज किया गया है और इसके गिर्द 10 फुट ऊंची खाददार बाड़ लगा दी गई है। हमारा ख्याल है इंडिया यहाँ अपने सीक्रेट वारहेड त्यारा चिकन मिसाइल नस्ब कर रहा है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस हवाई अड्डे का मजमूई तौर पर जायजा लिया जाए और ख़ास तौर पर इसके तीसरे हिस्से के बारे में तफसीली रिपोर्ट मुहैया की जाए, ताकि हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके पाकिस्तान को खबरदार कर दें। ये काम सिवाय तुम्हारे दूसरा इस वक्त और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो आमिर को भी अपने साथ इस मिशन पर ले जा सकते हो, लेकिन इतना ख्याल रहे कि जितना ये मिशन भारत के मुसलमानों की सलामती और पाकिस्तान के लिए अहम है, इससे ज़्यादा खतरनाक भी है। तुम्हें भारत के इस हवाई अड्डे की पूरी तफसील मुहैया करनी होगी। क्या तुम इस मिशन के लिए अपने आप को तैयार पाते हो? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान और मुसलमानों की सलामती और इस्तेकाम के हर मिशन के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार पाता हूँ। मुझे ये बताएं कि इस हवाई अड्डे की सही जोग्राफियाई पोजीशन क्या है। सत्तार सेठ कहने लगा, आज रात को मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाऊंगा, वो तुम्हें इस हवाई अड्डे की सही पोजीशन समझा देगा। अब ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे साथ आमिर को जाना ठीक रहेगा या तुम अकेले ही इस मिशन पर जाना पसंद करोगे?